हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। आज शुरू करेंगे चैप्टर 16। बैरन का लास्ट चैप्टर है ये, जिसका नाम है सोशल थॉट एंड सोशल बिहेवियर। ये सोशल साइकोलॉजी का ही पार्ट है एक, जिसमें हम सोशल थॉट और सोशल बिहेवियर के बारे में बात करेंगे। तो सोशल साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो इस चीज़ में स्पेशलाइज करते हैं, सोशल साइकोलॉजी में। और सोशल साइकोलॉजिस्ट को अगर हम डिफाइन करें तो साइकोलॉजिस्ट हु स्टडी ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल बिहेवियर एंड सोशल थॉट। तो जो हमारा सोशल बिहेवियर होता है, लोगों के बीच में जो हमारा बिहेवियर होता है, जिसको हम सोशल बिहेवियर बोलते हैं। और जो सोशल थॉट है, यानी कि लोगों के बारे में जो थॉट है, या उनसे रिलेटेड अगर कोई थॉट है कि किसी ने मुझे ये बोला या किसी ने मुझे ऐसा कहा, तो वो सोशल थॉट होता है। उसके बारे में जो भी स्टडी करते हैं वो होते हैं सोशल साइकोलॉजिस्ट। तो इसके अंदर हम जो जो चीजें पढ़ेंगे उसमें से एक होता है सोशल थॉट, यानी कि हाउ व्हाट वी थिंक अबाउट अदर पर्सन। एक इसमें वर्ड आपको आएगा एट्रीब्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एट्रीब्यूशन का मतलब है कि जब हम दूसरों के बिहेवियर के पीछे क्या कॉजेज हैं उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, या हम अपने तरीके से किसी के बिहेवियर के पीछे का कॉज डिसाइड कर लेते हैं, बिना प्रॉपरली ये सोचे कि कॉज कुछ और भी हो सकते हैं। यानी कि अगर आपने किसी को किसी पर्टिकुलर तरीके से बिहेव करते हुए देखा और आपने मन में ये मान लिया कि ये तो ऐसे ही बिहेव करता है, उस तरीके से जब हम कॉज फाइंड करते हैं किसी के पीछे का बिहेवियर का, उसे बोलते हैं एट्रीब्यूशन। सोशल कॉग्निशन का मतलब है कैसे हम कॉग्निटिवली सोशल इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं अपने माइंड में। और फिर आता है एटीट्यूड, यानी कि दूसरे लोगों को लेके या अपने आसपास के सोशल वर्ल्ड को लेके हमारी क्या थिंकिंग है। सोशल बिहेवियर मतलब हम किस तरीके से लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। इसमें से एक आ जाता है प्रिजुडिस, जो कि एक नेगेटिव टाइप का बिहेवियर है, यानी कि हमने हमारा एटीट्यूड लोगों की तरफ या किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप की तरफ बहुत नेगेटिव है, और हमारे एक्शंस उनकी तरफ बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, जो डिस्क्रिमिनेशन में आ जाता है। फिर सोशल इन्फ्लुएंस मतलब हम एक दूसरे को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, एक पर्सन दूसरे पर्सन को या एक बिहेवियर दूसरे के बिहेवियर को कैसे इन्फ्लुएंस करता है। अट्रैक्शन एंड लव, लाइक एंड डिसलाइक एक दूसरे के साथ। और लीडरशिप, यानी कि अगर हम किसी सोशल ग्रुप को बिलोंग करते हैं, किसी भी ग्रुप को बिलोंग करते हैं, तो उसमें लीडरशिप किसे कहते हैं। पहले इसमें इंडियन सोशल थॉट के बारे में यहाँ बात करी हुई है, क्योंकि हमारा जो इंडियन कल्चर है ये बहुत ज़्यादा सोशल कल्चर है। यहाँ पे ग्रुपिज्म को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, कलेक्टिविज्म को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। इसका एक रीज़न ये भी है कि यहाँ पे मल्टीपल लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। इसमें यहाँ पे इतनी ज़्यादा एथनिसिटी है, रिलीजियंस हैं अलग अलग टाइप के, वो सारे एक जगह पे एक सिक्युलर जो पार्ट है हमारे कंट्री का, उस वजह से यहाँ पे डिफरेंट वेराइटीज ऑफ पीपल, रिलीजन और जो एथनिसिटी है, ये भी एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रीज़न है, जिसकी वजह से जो साइकोलॉजिस्ट है ना, जो सोशियोलॉजिस्ट हो गए, एंथ्रोपोलॉजिस्ट हो गए या सोशल साइकोलॉजिस्ट हो गए, उनके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट रहता है इंडिया के ऊपर रिसर्च करना। और मेनली जो इंडियन कॉन्सेप्ट है थॉट का, वो धर्म के ऊपर बेस्ड है। जितने भी इंडियंस हैं उनका जो एक धर्म का कॉन्सेप्ट है, जिसकी वजह से वो कोई भी काम करते हैं। तो धर्म क्या चीज़ है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो एक ऐसा फोर्स है जो ह्यूमन बींग्स को एक साथ रखता है, विच होल्ड्स इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। और धर्म जो है, इसके भी चार फैक्टर्स हैं। एक हो गया कंट्री, बिकॉज हम अपनी कंट्री के प्रति सोच के कुछ काम करते हैं, कभी हम करते हैं। तो जैसे अगर हम अगर सोशल वर्क की बात कर रहे हैं या अपनी कंट्री को साफ रखने की बात कर रहे हैं, तो एक इसमें फैक्टर आ जाता है देश, कंट्री। फिर आ जाती है, फिर आता है काल, यानी कि पीरियड ऑफ हिस्ट्री, किस काल में आप हो। देन श्रम, मतलब आप अपने काम के लिए या अपनी ऑक्यूपेशन के लिए आपका क्या धर्म है। और लास्ट में गुण आ जाता है, दैट इज बायो मेंटल एट्रीब्यूट। तो ये जो धर्म का कॉन्सेप्ट है, ये हमारी हिंदू थ्योरी ऑफ लाइफ साइकिल और जितने भी हमारे डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं, इसमें इसका मतलब इन्फ्लुएंस रहता है, जिसको बोलते हैं आश्रम धर्म धर्म। अच्छा, अब ये भी हमारे इंडियन उसमें ये माना जाता है कि अगर हम धर्म को नहीं मानते हैं, ट्रांसग्रेशन ऑफ धर्म मतलब अगर हम उसको नहीं मानते हैं, नहीं फॉलो करते हैं, तो वो जो है हमारे सोशल अनरेस्ट और सोशल कॉन्फ्लिक्ट का कॉज बन जाता है। तो जो भी दो ग्रुप्स के बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, या किसी भी दो रिलीजन्स के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो वहाँ पे रीज़न ये है कि हम उस पर्टिकुलर टाइप पे धर्म का फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए धर्म का कॉन्सेप्ट इंडिया के केस में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है इन टर्म्स ऑफ सोशल बिहेवियर।
फिर उसके बाद एज अ सोशल बीइंग अ पर्सन हैज नो एग्जिस्टेंस आउटसाइड दिस नेटवर्क, मतलब हमारे इंडिया में ये भी कॉन्सेप्ट माना जाता है कि हम आपस में एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं रिलेटेड हैं। हम जितने भी लोग हैं सोसाइटी के इस वर्ल्ड में आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, और अकेले हमारी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। सेल्फ डेवलपमेंट लाइज इन रियलाइजिंग दिस अनरियल एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्मिंग वंस धर्म। तो हमारा जो सेल्फ डेवलपमेंट होगा वो तभी होगा जब हम अपनी एग्जिस्टेंस के ऊपर बिलीव करेंगे और हम अपने धर्म को परफॉर्म करेंगे। तो इस तरीके से इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सोशल बिहेवियर जो है वो पूरा का पूरा धर्म के ऊपर बेस्ड है। फिर उसके बाद हमने एट्रीब्यूशन वर्ड के बारे में भी बात की थी। तो एट्रीब्यूशन मीन्स द प्रोसेस थ्रू विच वी अटेम्प्ट टू आंसर दिस क्वेश्चन। अब जैसे क्या क्वेश्चन की बात हो, जैसे यहाँ पे सपोज एक यहाँ पे इन्होंने एक स्टोरी बताई हुई है कि सपोज आप किसी शॉप में खड़े हो, आपके आगे कोई खड़ा हुआ है पेमेंट करने के लिए, आप लाइन में खड़े हो और बीच में सडनली कोई आ जाता है, वो आपसे पहले अपना सामान दे देता है शॉपकीपर को पेमेंट के लिए। तो आपको शुरू शुरू में बहुत गुस्सा आएगा, हो सकता है कि आप अपने गुस्से को कंट्रोल करो और ये सोचो कि इसने ऐसा क्यों किया, इसने मुझे देखा नहीं होगा या इसकी आदत है ऐसे करने की। तो जब हम इस तरीके से सोचते हैं कि वो बिहेवियर उसका क्यों हुआ, वो क्या कॉज था, उसने ऐसा क्यों किया होगा, क्या इसने मुझे देखा नहीं है, इसकी आदत है इस तरह करने की, तो वो उसको बोलते हैं एट्रीब्यूशन। कि जब हम किसी कॉज को एट्रीब्यूट करने की कोशिश करते हैं किसी के बिहेवियर के ऊपर। तो जैसे इसमें दो तरीके से हो सकता है, या तो इंटरनल कॉज हो सकता है या एक्सटर्नल कॉज हो सकता है। इंटरनल कॉज का मतलब है कि जैसे किसी को आदत ही है हमेशा वो झगड़ा ही करता है, या किसी को आदत ही है वो ऐसे ही बोलता है, या वो हमेशा लेट आता है, वो हो गया इंटरनल कॉज, यानी कि उसका ट्रेट ही ऐसा है, इंटेंशन ही ऐसी है, उसकी मोटिव्स ही ऐसे हैं। एक्सटर्नल कॉज का मतलब आज हो सकता है कि उसका लक खराब है, या हो सकता है कि सिचुएशन ऐसी नहीं थी, उसको पता नहीं चला, वो हो गया एक्सटर्नल कॉज। अब किसी के भी बिहेवियर के पीछे हम हमेशा दो तरह के कॉजेज ढूंढते हैं, या तो इंटरनल या एक्सटर्नल। या तो उसकी आदत है या उसका लक खराब है, लेट हो गया कोई तो हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो, या उसकी आदत है रोज ही लेट आता है। लेकिन ये रोज ही लेट आता है हम कैसे सोच सकते हैं, हमें इसके पीछे कोई बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी तो चाहिए कि क्या ये पहले से ही ऐसा करता आ रहा है, या इसकी जगह कोई और होता तो वो भी ऐसे ही करता, तो इसका मतलब कि ये ऐसा नहीं है। तो इसलिए हमें तीन चीजें इसमें देखनी होती हैं। एक होता है कंसेंसस। कंसेंसस का मतलब है कि दूसरे लोग उसकी जगह होते तो क्या करते। अब जैसे वो शॉपकीपर वाली जो मैंने आपको कहानी बताई कि आप लाइन में खड़े हो और आपसे पहले सडनली कोई आता है शॉपकीपर को सामान दे देता है, आपको देखा ही नहीं या आपको देख के जानबूझ के करता है। तो कंसेंसस का मतलब आप ये सोचोगे क्या उसकी जगह कोई और होता तो उसे भी मैं नजर नहीं आता, क्या वो भी ऐसे ही करता, क्या दूसरे लोग भी ऐसे ही बिहेव करते। इसका मतलब कि गलती उस पर्सन की नहीं है, दूसरा कोई और होता तो भी ऐसे ही करता। दूसरी चीज इसमें आ जाती है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि वो पर्सन कितनी बार ऐसे बिहेव करता है, क्या वो हमेशा ही ऐसे ही करता है, दैट मीन्स उसकी आदत है वो, फिर तो ये इंटरनल कॉज हो जाएगा कि वो हमेशा ही ऐसे ही करता है। वेदर दिस पर्सन बिहेव इन द सेम मैनर ओवर टाइम, वो रोज ही ऐसे ही करता है, वो रोज ही लेट आता है। तीसरी चीज आ जाती है डिस्टिंक्टिवनेस। डिस्टिंक्टिवनेस मतलब अलग अलग सिचुएशंस में वो कैसे बिहेव करेगा, मतलब वेदर द पर्सन बिहेव इन द सेम वे इन डिफरेंट सिचुएशन, क्या वो हर जगह ऐसे ही जाके बिहेव करेगा, क्या उसने यही ऐसा किया वो हर जगह ऐसा नहीं करता है। तो बहुत सारी चीजें हो जाती है जिसको उन्होंने तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। कि पहले तो देखो कि कंसेंसस क्या है, कि सब लोग क्या करते हैं ऐसी सिचुएशन में। तो उस केस में क्या होता है, जब कंसेंसस हाई है मतलब सभी लोग ऐसा कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इसमें कोई उस पर्सन की पर्टिकुलर गलती नहीं है, वो सब की तरह वो सब ऐसे करते हैं तो वो भी ऐसे ही करेगा। कंसिस्टेंसी मतलब वो हमेशा ही ऐसे करता है, यानी कि वो हमेशा ही इतना कर रहा है, तो इसका मतलब वो तो उसकी आदत है ऐसे करने की, फिर इसमें सिचुएशन की तो कोई फॉल्ट नहीं है। डिस्टिंक्टिवनेस मतलब अलग अलग जगह पे भी ऐसी करते हैं कि यहीं पे आके ऐसे करता है, क्या वो इसी जगह लेट पहुंचता है, वो हर जगह लेट पहुंचता है। अगर वो इसी जगह लेट पहुंचता है तो दैट मीन्स यहाँ आने के उसके रास्ते में कोई प्रॉब्लम है, बाकी जगह तो वो टाइम पे पहुंच जाता है। तो इस तरीके से देखना पड़ता है कंसेंसस हाई है कि लो है, कंसिस्टेंसी कितनी है, डिस्टिंक्टिवनेस कितनी है। इसको इन्होंने एक टेबल में यहाँ पे समझाया हुआ है। जैसे एक स्टूडेंट है वो एक प्रोफेसर को बहुत उल्टा सीधा बोलता है, क्रिटिसाइज करता है एक प्रोफेसर के बारे में। तो अब कंसेंसस हाई होने का मतलब है कि बाकी स्टूडेंट भी तो उस प्रोफेसर को उल्टा सीधा बोलते हैं, ये अकेला नहीं बोलता, सारे स्टूडेंट्स हैं जो उस प्रोफेसर के बारे में गलत बोलते हैं। दूसरा चीज आती है कंसिस्टेंसी, क्या वो सारे प्रोफेसर्स को ऐसे बोलता है, तो वो स्टूडेंट जो है ऑल्सो क्रिटिसाइजेस प्रोफेसर, दूसरे प्रोफेसर्स को भी कभी कभी वो क्रिटिसाइज करता है, यानी कंसिस्टेंसी भी हाई है।
फिर डिस्टिंक्टिवनेस भी हाई है, मतलब वो अलग तरीके से बिहेव करता है, डिस्टिंक्टिव है, ये नहीं कि वो हर एक के साथ रोज ही ऐसे करता है। स्टूडेंट डज नॉट क्रिटिसाइज अदर प्रोफेसर वेट पर्सन, मतलब वो दूसरों को नहीं करता है ऐसा, सबको नहीं करता है वो ऐसा। तो दैट मीन्स कि स्टूडेंट का बिहेवियर जो है वो प्रोफेसर की वजह से ऐसा है, उसका इंटरनल ट्रेट ऐसा नहीं है, वो एक्सटर्नल कॉज है, यानी कि वो प्रोफेसर जो है वो ऐसे हैं जिस वजह से वो उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। वही अगर दूसरा सिचुएशन देखा जाए कि वो क्रिटिसाइज करता है प्रोफेसर को, लेकिन कंसेंसस लो है, मतलब बाकी लोग कोई नहीं करते, वही अकेला ही क्रिटिसाइज करता है और कोई स्टूडेंट नहीं कर रहा है, कंसेंसस लो है। कंसिस्टेंसी आई है, मतलब वो हमेशा ही ऐसे करता है, सारे प्रोफेसर्स को क्रिटिसाइज करता है। फिर डिस्टिंक्टिवनेस लो है, मतलब कि वो सबके साथ सेम करता है, चाहे कहीं भी जाए, वो किसी भी जगह पे जाए, वो प्रोफेसर्स को क्रिटिसाइज ही करता है। अब इस केस में आप बोलोगे कि भाई ये इसका इंटरनल कॉज है, इसको खुद ही कुछ प्रॉब्लम है, प्रोफेसर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, समथिंग अबाउट द स्टूडेंट, स्टूडेंट में कुछ प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से इन तीनों चीजों का हाई और लो लेवल देख के एट्रीब्यूट किया जाता है कि कॉज इंटरनल है या एक्सटर्नल है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कॉरेस्पॉन्डेंस बायस के बारे में। कॉरेस्पॉन्डेंस बायस का मतलब है जब हम ओवर एस्टिमेट कर देते हैं डिस्पोजिशनल कॉजेज को। डिस्पोजिशनल कॉजेज मतलब होता है इंटरनल कॉज, ये वर्ड थोड़ा सा याद रखना आपने, डिस्पोजिशन मतलब इंटरनल कॉज, तो उनको हम ओवर एस्टिमेट कर देते हैं, कुछ ज्यादा ही एस्टिमेट कर देते हैं, ज्यादा ही हम सोच लेते हैं उनके बारे में। अब जैसे सपोज यहाँ पे अगेन इन्होंने एग्जाम्पल देखिए समझाया हुआ है कि कोई पर्सन है वो लेट आया है, ठीक है, वो लेट आता है मीटिंग में, जैसे ही वो पहुंचता है उसके हाथ से नोट्स गिर जाते हैं, और नोट्स गिर जाते हैं, उसके बाद वो खुद भी गिर जाता है, चलते चलते अचानक से टेबल से टकराता है, वो गिर जाता है और उसका चश्मा टूट जाता है। आप देख रहे हो कि वो पर्सन लेट आ रहा है भागे भागे, फिर उसके हाथ से नोट्स गिर गए, उसके बाद वो खुद गिर गया, और उसके बाद उसका जो उसके ग्लासेस जो टूट गए। तो आप क्या कहोगे कि कितना डिसऑर्गेनाइज पर्सन है, एक तो लेट आ रहा है, ऊपर से सब चीजें गिराता जा रहा है, तोड़ता जा रहा है। आपने क्या कर दिया, उसकी इंटरनल कॉज को ओवर एस्टिमेट कर दिया कि वो ही डिसऑर्गेनाइज्ड है। ये नहीं सोचा कि हो सकता है ट्रैफिक जैम बहुत ज्यादा था इसलिए लेट हुआ, हाथ से नोट्स इसलिए गिर गए क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्लिपरी पेपर से थे इसलिए नोट्स स्लिप हाथ से उसके स्लिप हो गए, या फ्लोर गीला था इसलिए वो फ्लोर से स्लिप हो गया। हमने एक्सटर्नल कॉजेस पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि एक के बाद एक के बाद एक के बाद वो गलत चीज उसके साथ हो रही थी, तो हमने सारी उसके ऊपर ही डाल दी और उसकी इंटरनल ट्रेड्स को ही उसका रीजन बना दिया। इसको बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डेंस बायस। या फिर एक वर्ड आपको जो कॉमनली मिलेगा इसके बारे में लिखा हुआ, फंडामेंटल एट्रीब्यूशन बायस, द फैक्ट दैट यू वुड लेस लाइकली टू थिंक ऑफ एक्सटर्नल पोटेंशियल कॉज, मतलब आप जब किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो आप एक्सटर्नल कॉजेस को छोड़ के आप ये सोचते हो कि नहीं ये इसकी वजह से गलत हो रहा है क्योंकि ये ऐसा है, उसको बोलते हैं फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर, कि आपने उसके इंटरनल कॉजेस को ओवर एम्फेसाइज कर दिया और ये नहीं सोचा कि उसकी सिचुएशन भी खराब हो सकती है। तो ये हम ऐसा क्यों करते हैं, ये टेंडेंसी क्यों है इस तरह से हमें सोचने की, कि हम आउटसाइड फैक्टर्स को ज्यादा वेटेज क्यों नहीं देते हैं। जैसे इस केस में हमने पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रैफिक जैम को क्यों नहीं वेटेज दिया, या स्लिपरी फ्लोर को हमने क्यों नहीं वेटेज दिया। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ओवर एम्फेसाइज करने की हमारी सबकी एक टेंडेंसी होती है, लेकिन इसमें कल्चर का भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रोल है, कुछ कुछ कल्चर्स में ये कुछ ज्यादा ही किया जाता है। तो एट्रीब्यूशन अपीयर्स टू बी मोर कॉमन और स्ट्रॉन्गर इन कल्चर दैट एम्फेसाइज इंडिविजुअल फ्रीडम। तो जो इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर है जैसे कि यूरोपियन कल्चर है, अमेरिकन कल्चर है, वहां पे तो ये एट्रीब्यूशन एरर कुछ ज्यादा ही देखी जाती है, कि अगर किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है या कोई लेट हो रहा है या कुछ भी नेगेटिव किसी के साथ होता है, तो वहां पे वो यही सोचते हैं कि इस पर्सन में ही कुछ ना कुछ गलत है, सिचुएशन में कोई गलती नहीं है। तो ये जो कॉरेस्पॉन्डेंस बायस है ये कलेक्टिविस्ट कल्चर में इतनी नहीं है जितना इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर्स में है, और ये रिसर्च के थ्रू भी फाइंड आउट करा जा चुका है। नेक्स्ट आ जाता है सेल्फ सर्विंग बायस। सेल्फ सर्विंग बायस का मतलब अपने लिए बायस होना, कि जैसे ये आपको यहाँ लाइन दिख रही है लिखी हुई, आई कैन डू नो रॉन्ग यू कैन डू नो राइट, मतलब मैं गलत नहीं कर सकता कुछ भी और सामने वाले के लिए सोचो कि वो कभी सही नहीं कर सकता, उसको बोलते हैं सेल्फ सर्विंग बायस।
ये भी एक एट्रीब्यूशन, से ऊपर हमने पढ़ा ना फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर, फंडामेंटल में सब हर कोई ऐसा करता है, लेकिन ये सेल्फ सर्विंग बायस है, ये भी एक तरह का एट्रीब्यूशनल बायस ही है। तो यहाँ पे टेंडेंसी क्या होती है कि हम ये सोचते हैं कि भाई अगर मेरे साथ कुछ गलत हुआ तो वो मेरी गलती नहीं है, वो सिचुएशन खराब है, और दूसरे के साथ कुछ गलत हुआ तो उसकी गलती है, फिर उस टाइम पे हम सिचुएशन के बारे में नहीं सोचते, तो अपने लिए एक्सटर्नल कॉज को हम वो बनाते हैं। अवर टेंडेंसी टू एट्रीब्यूट पॉजिटिव आउटकम टू आवर ओन ट्रेट, अगर कुछ हमने अच्छा किया, जैसे सपोज कोई क्लास में टॉप करा है तो वो बोलेगा मैंने बहुत हार्ड वर्क किया है, मेरी वजह से मैंने टॉप किया है। और अगर वही वहां पे वो फेल हो जाता है तो वो क्या बोलेगा कि भाई पेपर बहुत टफ था, या मेरे पास मतलब टाइम कम था, या वो एक्सटर्नल कॉजेज को देगा। तो इसको बोलते हैं सेल्फ सर्विंग बायस, कि कुछ अच्छा हो तो अपने इंटरनल कॉजेज को एम्फेसाइज करो, कुछ बुरा हो तो एक्सटर्नल कॉजेज को सिचुएशन के ऊपर डाल दो। सेल्फ सर्विंग बायस stems mainly from certain tendency in the way we process social information, तो हम किस तरीके से अपनी सोशल इंफॉर्मेशन प्रोसेस करते हैं उस पर डिपेंड करता है कि हमारे अंदर ये सेल्फ सर्विंग बायस कितना है। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वी एक्सपेक्ट टू सक्सीड एंड हैव अ टेंडेंसी टू एट्रीब्यूट एक्सपेक्टेड आउटकम टू इंटरनल कॉजेज, मतलब अगर हम सक्सीड हो जाते हैं तो हम उसको इंटरनल कॉज को एट्रीब्यूट करते हैं कि हमने मेहनत करी, या हमारी आदत है मेहनत करने की इसलिए सक्सीड हुए। वहीं पे अगर हम सक्सीड नहीं होते हैं तो फिर वो हम एक्सटर्नल कॉज के ऊपर डाल देते हैं। अब इसमें कॉग्निटिव और इमोटिवेशनल फैक्टर भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं, कॉग्निटिव फैक्टर्स और मोटिवेशनल फैक्टर्स। जैसे यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिया, जैसे स्टूडेंट्स करते हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं जब कुछ उनका प्रोजेक्ट होता है जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए, तो अगर वो प्रोजेक्ट अच्छा होता है तो वो क्रेडिट अपने आप पे लेते हैं, और वो प्रोजेक्ट खराब हो जाए तो वो ब्लेम दूसरे को करते हैं, अपने पार्टनर को ब्लेम करते हैं। और इसमें भी फिर वही है, कल्चर का फर्क आ जाता है कि ये ज्यादा कॉमन कहाँ पे दिखता है, जो इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटीज हैं, वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वहां पे ये सेल्फ सर्विंग बायस बहुत ज्यादा है, कि अपने आप को सक्सेस का तो वो अपने आप को कॉज मानते हैं, और फेलियर का दूसरे को। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि ली एंड सेलिगमैन प्रेडिक्टेड द यूएस सिटीजन्स ऑफ यूरोपियन डिसेंट वुड शो लार्जर सर्विंग सेल्फ सर्विंग बायस देन चाइनीज और अमेरिकन। चाइनीज मतलब जो कलेक्टिविस्टिक कल्चर के लोग हैं, वो फिर भी थोड़ा सा ग्रुप को साथ लेके चलते हैं। जैसे अगर कोई इंडियन है या कोई चाइनीज है, जो कलेक्टिविस्टिक कल्चर है यहाँ पे, वो ग्रुप को एक साथ लेके चलेंगे कि अगर सक्सेसफुल हो रहे हैं तो वो ग्रुप की मेहनत है, पूरे ग्रुप ने मेहनत करी है, ये नहीं बोलेंगे कि मैंने करी। और कभी ऐसे एक दूसरे को डायरेक्टली कम ही ब्लेम करते हैं कि भाई मेरी गलती नहीं थी, इसकी गलती थी, तो वो थोड़ा सा कल्चर का भी इसमें फर्क आ जाता है। फिर एट्रीब्यूशन इन इंडिया, यहाँ पे भी जैसे स्टडी करा गया है इंडिया में भी, तो यहाँ पे देखा गया है जैसे अगर किसी की कोई बहुत ज्यादा कोई सोशल सिचुएशन बहुत खराब है, किसी की पॉवर्टी है या इस तरह की प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे भी डायरेक्टली किसी को डायरेक्ट ब्लेम करने से ज्यादा लोग कहते हैं कि भाई हमारा फेट खराब है, मतलब हमारी किस्मत ही खराब है, इस टाइप से। क्योंकि हमारा भी एक कलेक्टिविस्टिक कल्चर है तो हम लोग भी डायरेक्टली किसी को इतना ज्यादा ब्लेम नहीं कर पाते हैं। टीचर्स में यहाँ बता रहे हैं, यहाँ पे जैसे शर्मा और त्रिपाठी ने कहा है कि सक्सेस, अगर जैसे जो जिन बच्चों से हाई एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जो क्लास के टॉपर होते हैं, वो अगर सक्सेसफुल हो जाते हैं या एक्चुअली में वो टॉप कर जाते हैं क्लास में जिनसे एक्सपेक्टेड होता है, तो उसमें टीचर्स किसको एट्रीब्यूट करती हैं, उसकी फैमिली या उसकी एबिलिटी को, उसके इंटरनल कॉज को, कि ये बहुत मेहनत करता था या इसके फैमिली वाले बहुत सपोर्ट करते थे। ऐसे ही जब जिससे एक्सपेक्टेड नहीं होता वो फेल हो जाता है, उसके लिए भी कि ये कुछ नहीं करता था, मतलब उसके इंटरनल कॉज को ज्यादा वो कर रहे हैं कि वो कुछ करता था या नहीं। लेकिन अगर उल्टा हो जाता है कि ऐसे किसी की सक्सेस हो जाए जो एक्सपेक्टेड नहीं था, कोई ऐसा बच्चा सक्सेसफुल हो जाए जिससे एक्सपेक्टेड ही नहीं था, तो उस केस में क्या करते हैं, ये कहते हैं कि चांस था, बाई चांस हो गया, या उसका लक था इसलिए, तो वो फिर एक्सटर्नल के ऊपर डाल देते हैं। ये इन्होंने इंडिया में स्टडी करके ये चीज देखी थी। अब इसके आगे चलते हैं, इसमें एट्रीब्यूशनल ऑगमेंटिंग एक वर्ड है, एट्रीब्यूशनल ऑगमेंटिंग।
एट्रीब्यूशनल ऑगमेंटिंग का मतलब ये होता है, जैसे एक एग्जांपल देके यहाँ पे बताया है कि मान लो दो एथलीट्स हैं जिन्होंने ओलंपिक्स में कोई नया रिकॉर्ड सेट किया और दोनों ने गोल्ड मेडल जीता है। एक एथलीट नंबर 1 है, दूसरा एथलीट नंबर 2 है, और बाद में ये पता चला कि जो एथलीट नंबर 2 है उसको ऑलरेडी इंजरी हो रखी थी, फिर भी उसने गोल्ड मेडल जीत लिया। तो उस केस में हम ज्यादा क्रेडिट किसको देंगे, एथलीट नंबर 1 को या 2 को? तो यहाँ पे सब लोग जो है एक्स्ट्रा क्रेडिट सेकंड वाले को देंगे, क्योंकि हमें वहां पे ये पता चलेगा कि भाई उसका इंजरी हो रखी है फिर भी उसने वही सेम चीज करी जो पहले वाले ने करी थी। तो इस टाइम पे क्या है, हम क्या कर रहे हैं, एट्रीब्यूशनल ऑगमेंटिंग कर रहे हैं। ऑगमेंटिंग मतलब बढ़ा चढ़ा के, मतलब अगर हमें पता है कि दोनों का आउटकम सेम है, लेकिन एक पर्सन जो था उसकी सिचुएशन ऐसी थी कि उसने बड़ी मुश्किल से वो चीज करी और एक ने नॉर्मली कर ली, तो हम उसको ज्यादा अप्रिशिएट करेंगे जिन्होंने मुश्किल से करी है, क्योंकि उसके जैसे यहाँ पे इस केस में इसको इंजरी थी फिर भी उसने गोल्ड मेडल जीता, और दूसरा पर्सन जिसको इंजरी नहीं थी उसने भी जीता। तो ऑगमेंटिंग मतलब एट्रीब्यूशनल ऑगमेंटिंग का मतलब हम उसको ज्यादा एट्रीब्यूट करेंगे जिसको इंजरी थी, कि उसके बारे में हम ज्यादा बढ़ा चढ़ा के सोचेंगे कि इसने जो करा है इसने ज्यादा अच्छा, इसकी जो मेहनत है ये ज्यादा है, पहले वाले की इतनी मेहनत नहीं है जितना दूसरे वाले की मेहनत है। इस केस में ये अब ये ऑगमेंटिंग की बात यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स के साथ कर रहे हैं कि फीमेल एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं उनके ऊपर ये चीज बड़ी काम करती है, एट्रीब्यूशनल ऑगमेंटिंग। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यूजुअली ये बिलीफ है स्पेशली कलेक्टिविस्टिक कल्चर में कि जो फीमेल्स होती हैं वो एंटरप्रेन्योर्स नहीं होती है। लेकिन अगर स्टिल कोई फीमेल है जो एंटरप्रेन्योर बन जाए तो लोग उसमें एट्रीब्यूशनल ऑगमेंटिंग करते हैं, मतलब कि वो फीमेल एक्स्ट्रा टैलेंटेड होगी, उसने कितने हर्डल्स पार किए होंगे उस जगह पे पहुंचने के लिए, उसने कितनी मेहनत करी होगी। तो इस तरीके से हम उसके जो कॉजेज है वहां तक पहुंचने के, उसने बहुत सारे बैरियर्स क्रॉस करे होंगे, यानी कि वो बहुत अच्छी होगी, बहुत टैलेंटेड होगी। तो ये हमने क्या कर दिया, एट्रीब्यूशनल ऑगमेंटिंग कर दिया। तो एट्रीब्यूशनल ऑगमेंटिंग माइट लीड पीपल टू परसीव फीमेल एंटरप्रेन्योर इन अ वेरी फेवरेबल मैनर, और उस केस में क्या होता है फिर वो सक्सीड कर जाती हैं, क्योंकि लोग उनको उस तरीके से देखते हैं कि अगर जैसे 100 लोग हैं, 100 सीईओज हैं, उसमें से एक फीमेल है बाकी 99 मेल्स हैं, तो उस फीमेल के सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि एट्रीब्यूशनल ऑगमेंटिंग हो जाती है कि लोग उसको फिर ये सोचते हैं कि अगर इतने लोगों में से सिंगल फीमेल अगर इसने ऐसा करा है तो मतलब ये एक्चुअली में बहुत ज्यादा टैलेंटेड होगी, या इसके इंटरनल कॉजेस को हम बहुत ज्यादा ऑगमेंट कर देते हैं, बढ़ा चढ़ा के सोचते हैं, और वही रीजन हो जाता है कि बाद में वो बहुत सक्सेसफुल भी हो जाती हैं। तो इससे क्या होता है, एक फायदा और होता है कि जो नेगेटिव जेंडर स्टीरियोटाइप है वो भी कम होने लगते हैं। तो नेगेटिव जेंडर स्टीरियोटाइप का मतलब, जैसे एक स्टीरियोटाइप है कि फीमेल्स एंटरप्रेन्योर्स नहीं होती हैं, तो वो चीज़ वो थिंकिंग भी लोगों की चेंज होने लगती है, उनको ज़्यादा फेवर मिलती है, लोगों से ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलता है, और वो स्टीरियोटाइपिंग जो है ख़त्म होने लगती है। तो इसको बोलते हैं ऑगमेंटिंग। फिर आगे बात करते हैं सोशल कॉग्निशन की। कॉग्निशन का मतलब वही है, कॉग्निटिव प्रोसेसेस है हमारे, कैसे हम इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, कैसे हम नोट करते हैं, नोटिस करते हैं इंफॉर्मेशन को, फिर स्टोर करते हैं, याद करते हैं। ये क्यों ज़रूरी है, जैसे हम किसी से पहली बार मिलते हैं तो उसमें सोशल कॉग्निशन हमारा इन्वॉल्व होता है। जब हम सेकंड टाइम उससे मिलते हैं तो हम वो पुरानी जो इन्फॉर्मेशन उसके बारे में स्टोर करी होती है उसको ध्यान में रखते हुए उससे बात करते हैं। तो जो इम्प्रेशन पहली बार में बना होता है हमारे ऊपर, तो ये इम्प्रेशन बनना क्या होता है, इसको बोलते हैं सोशल कॉग्निशन। किसी का इम्प्रेशन आपके ऊपर बन रहा है, दैट मीन सोशल कॉग्निशन हो रहा है। वी मस्ट डिसाइड व्हाट इंफॉर्मेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सो वर्दी। अब इस केस में क्या है, सोशल कॉग्निशन में हमें ये चीज ध्यान देनी जरूरी है कि हमें किस चीज को ध्यान देना है और किसको नहीं देना है, कौन सी ऐसी चीज है जो याद रखनी है और कौन सी भूल जानी है, कौन सी चीज है जो लॉन्ग टर्म मेमोरी में रखनी है और कौन सी निकाल देनी है अपने दिमाग से। तो लोगों के बारे में जब हम कॉग्निशन बनाते हैं, जिसको सोशल कॉग्निशन बोलते हैं, तो इस चीज को सोचना बहुत जरूरी है कि आप करेक्ट और इम्पोर्टेंट चीजों को ध्यान में रखो और बाकी चीजें भूल जाओ। अब हम ये कैसे करते हैं, तो स्कीमाज वाला कॉन्सेप्ट इसमें आ जाता है कि हमारे माइंड में स्कीमाज बन जाते हैं हमारी मेमोरी में। फिर एक ह्यूरिस्टिक जो टेक्निक हम यूज करते हैं कि फटाफट शॉर्टकट में डिसाइड करना किसी को
किसी के बारे में, तो ये सब चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। ऑब्वियसली हम परफेक्टली नहीं करते हैं, क्योंकि हम कंप्यूटराइज्ड तरीके से काम नहीं करते हैं, कंप्यूटर्स नहीं है, तो एरर हो जाती है हमारी थिंकिंग में, हमारे सोशल कॉग्निशन में। जो ज़रूरी नहीं होता है कि जब हमने किसी के बारे में जो चीज़ नोट करी हो वो हम उसको उसका जो उसी को उसके जज करने लग जाते हैं, उसी चीज़ को लेके हमने एक बार किसी से मिले और उसको जज करने लग गए, तो वो चीज़ आगे सेम कंटिन्यू रहे ये ज़रूरी नहीं होती है। तो इसलिए इसमें एरर्स भी होती हैं। सोशल कॉग्निशन में एक चीज़ और आती है, जब हम उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं जो हमें इनकंसिस्टेंट लगती है। जैसे एग्जांपल है कि एक ग्रुप में 2-3 लोग खड़े होकर बात कर रहे हैं और आपको पता है कि वो जो एक पर्सन है वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा लालची है और वो हमेशा पैसे की बात ही करता है, और सडनली उसने कोई ऐसी चीज़ बोल दी जो आपने कभी सोचा ना हो। उसने ऐसा कुछ बोल दिया जैसे कि मैं जो है वो डोनेशन करने की सोच रहा हूँ, तो क्या होगा, आपका ध्यान उसके ऊपर एकदम से जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने अभी ऐसी कोई चीज़ बोली जो आप उससे बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। तो ये जो हमारी टेंडेंसी होती है उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देने की, जो इन्फॉर्मेशन हमारी एक्सपेक्टेशन से कंसिस्टेंट नहीं है, मतलब हमें एक्सपेक्टेड नहीं था और जब उसने ऐसा बोला तो हमारा ध्यान सडनली वहां गया कि ये ऐसे कैसे बोल सकते हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सोशल कॉग्निशन का। फिर उसके बाद एक चीज और इसमें ये कह रहे हैं कि थिंकिंग डज नॉट मीन दैट सच इंफॉर्मेशन इज नेसेसरीली मोर इन्फ्लुएंशियल विद रिस्पेक्ट टू सोशल थॉट। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन आप सुनते हो, चाहे वो एक्सपेक्टेड हो चाहे अनएक्सपेक्टेड हो, कई बार बहुत बिजार इंफॉर्मेशन भी होती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी सोशल थॉट को इन्फ्लुएंस करे। जो आपका सोशल थॉट है किसी के बारे में, उस चीज को, अपने थिंकिंग को इन्फ्लुएंस नहीं होने देना है। सोशल कॉग्निशन में इस चीज का ध्यान रखना है कि आप जो है करेक्टली इंफॉर्मेशन प्रोसेस करो जो इम्पोर्टेंट है, नॉट ओनली इनकंसिस्टेंट बट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट इसमें बोल रहे हैं ऑप्टिमिस्टिक बायस फॉर टास्क कंप्लीशन। ऑप्टिमिस्टिक बायस फॉर टास्क कंप्लीशन का मतलब है कोई चीज कंप्लीट करने के लिए आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो। जैसे एक सिलेबस है, बहुत सारा आपने पढ़ना है, आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो कि आप इसको 10 दिन में पढ़ लोगे। हम सोचते हैं हम बहुत जल्दी कर लेंगे पर वो हो नहीं पाता है। दैट इज कॉल्ड प्लानिंग फैलेसी। प्लानिंग करी प्लानिंग आपने करी कि 10 दिन में ये पूरी बुक कंप्लीट कर लेंगे। आपने अपने माइंड में सोचते सोचते, इमेजिन करते करते प्लान करा कि एक दिन में हम एक चैप्टर करेंगे, एक दिन में 2 चैप्टर करेंगे, तो हमारे 8 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, 16 चैप्टर 8 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे, और लास्ट में हम 2 दिन तो रिवाइज कर लेंगे। इस तरीके से आपने करा, लेकिन एक्चुअली में उसने कहीं ज़्यादा टाइम ले लिया उससे। तो दिस इज कॉल्ड प्लानिंग फेलिसी, कि आपने जो प्लानिंग करी है, मतलब मेंटली जो प्लान करा है वो एक्चुअली में उतना जल्दी नहीं हो पाया, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक थे और वो उतना जल्दी कंप्लीट नहीं हो पाया। अब ये प्लानिंग फैलेसी की बात इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, अपने सोशल कॉग्निशन में इंपॉर्टेंट चीजें मिस आउट कर देते हैं। हम ओवरलुक कर देते हैं कि हमारे काम में कुछ ऑब्स्टिकल्स भी आ सकते हैं, कुछ अनप्रिडिक्टेड कंटीजेंसी भी आ सकती है, तो हम उसको क्या पता इतना जल्दी ना कर पाए। तो ये जो चीज हम करते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने ओवरलुक कर दिए, ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है सोशल कॉग्निशन के अंदर। Additional research suggests that another factor may play an important role in planning fallacy, motivation to complete a task. एक फैक्टर और होता है प्लानिंग फैलेसी में कि आप कितने ज़्यादा मोटिवेटेड हो, मतलब आपको कितना ज़्यादा जल्दी हो रही है कि आपका टास्क खत्म हो जाए। तो जितनी ज़्यादा जल्दी होती है उतना ज़्यादा ओवर ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं, उतनी हमारी प्रिडिक्शंस गलत हो जाती हैं। तो इससे प्लानिंग फैलेसीज होती है। तो मोटिवेशन के बाद अब इसमें जो नेक्स्ट टाइप ऑफ थिंकिंग है, काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग, जो कि और भी बहुत इंटरेस्टिंग सा थॉट है सोशल कॉग्निशन का। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।